वेलकम टू कंपटीशन की दुनिया। और ये जो मैं आज लेके आ रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछे जा चुके हैं। तो 2020 में 19 में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। इसका पहला क्लास हो चुका है, आप देख लीजिएगा। और ये जो सेकेंड क्लास है और अभी और क्लासेस होंगी, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है और मैं ये कहूँगा ना कि आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का कोशिश करिए। जब खुद सॉल्व करेंगे तो एक आइडिया आएगा, और नहीं आएगा तो फिर हम जब सॉल्व कराते हैं आप सीखिए उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो सके आप क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या है, उसका 60% पहले मैंने निकाला, फिर उसका 3/5 भाग निकालूंगा, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 36 मिलना चाहिए। तो वो बताइए वो संख्या क्या है। तो मान लीजिए मैंने माना, जैसे माना मेरा संख्या क्या है, एक्स है, एक्स माना। अब एक्स का आपको 60%, एक्स का 60%, 60% को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 60/100। अब उसका आपको क्या चाहिए, 3/5 चाहिए, और 3/5 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करिए, आपको सॉल्व करना सिखाए हैं। ये इससे कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 हुआ। अब आपको जितना भी है उसको उधर भेज दीजिए। ये 36 × 5 × 5 अपन 3 × 3, तो 9 × 4 = 36, और 4 × 25 कितना होगा बताइए, 25 × 4 = 100। तो आपका आंसर क्या होगा, 100। आसान है ना, मजा आया ना। आपका आंसर क्या होगा, 100। बहुत आसान है, सीटेट में तो बहुत आसान क्वेश्चन आता है। आप बस मेरे वीडियो को देखते जाइए, हम इतना प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि आपको और चीज़ प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं होगी, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। और ये लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। देखिए अभी आपने पहले क्या हुआ था, पहले तो हम संख्या ज्ञात किए थे, तो लेकिन इसमें संख्या नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि उस संख्या का 1/4। तो चलिए जैसे पहले किए थे वैसे ही करेंगे। एक्स मान के, माना लेट एक्स मेरी कोई संख्या है दोस्तों। अब मैं एक्स का 3/4 किया, फिर उसका कहता है का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसका 2/3 किसके बराबर है बताइए, 24 के बराबर है। अब इसको काटिए, 2 2 जा 2, फैक्टर करिए इसको, क्या नीचे कितना बचा, 6, 3 से 3 कट गया, और ये बाकी दो ऊपर जाएगा तो किसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 × 2 कितना होगा बताइए, 48। अब 48 तो आपका आंसर नहीं है दोस्तों। अब 48 का इन्होंने बोला है कि मुझे 1/4 बताइए इस संख्या का। तो 48 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 12, 12 चौके 48। तो आपका आंसर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलता है स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताना होता है। किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी आपके यहाँ पढ़ने आया, तो आप उसमें से क्या देखना चाहेंगे, क्या देखेंगे कि आपको पता चल जाए कि वो बंदा पढ़ पाएगा कि नहीं, उसके अंदर समझने की शक्ति है कि नहीं। चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है गणितीय संप्रेषण, बी है बिना समझे रटने की क्षमता होनी चाहिए, सी है शिक्षक को सुनने की क्षमता होनी चाहिए, अवधारणा न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो बच्चे आपको देखना चाहिए किसी भी बच्चा जो आपके पास पढ़ने आ रहा है उसके अंदर गणितीय संप्रेषण है कि नहीं। यदि गणितीय संप्रेषण में क्या होता है कि बंदे को उसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे कौशल है, वो गिन सकता है, वो जोड़ घटा सकता है, उसको पता है कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है, या 1 से 100 तक की गिनती याद है, तो ये सारा इसके अंदर आ जाता है। तो आपको क्या चेक करना है, किसी भी विद्यार्थी के अंदर गणितीय संप्रेषण चेक करना है। ठीक है, समझे। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन बताइए, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। चलिए
प्रेक्षण में बता दूं, प्रेक्षण क्या होता है बताइए, प्रेक्षण का पता है? इसके अंतर को क्या कहते हैं बताइए? इसके अंतर को तो परिसर कहते हैं। परिसर को इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं? रेंज, रेंज कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए मैं बताता हूँ अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देके आपको मैं सिखाता हूँ इसका। पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। रेंज का फॉर्मूला होता है दोस्तों, मतलब परिसर का फॉर्मूला होता है जैसे अधिकतम परिक्षेपण, बोले तो अधिकतम प्रेक्षेपण, अधिकतम प्रेक्षण माइनस न्यूनतम, न्यूनतम प्रेक्षण। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। अरे जब भी परिसर पूछेगा कि परिसर क्या होता है, तो परिसर भी आप ऐसे निकाल सकते हो, या पूछे कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर है तो भी निकाल सकते हो। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, मैंने कोई नंबर लिखा है दोस्तों, जैसे 2, 4, 10, 18, बोले तो 34, कुछ भी लिख लीजिए, 35, 40, कुछ भी लिख लीजिए। अब हम इसमें पूछे कि आप मुझे परिसर बताइए, या बोले कि अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको रेंज यदि पता करना है, उसको रेंज बोलते हैं अधिकतम और न्यूनतम का। तो सबसे बड़ा डिजिट को सिलेक्ट करिए और सबसे छोटे डिजिट को सिलेक्ट करिए। तो सबसे बड़ा क्या है? 40, 40, और सबसे छोटा क्या है? 2, तो 40 - 2 कितना हुआ? 38। तो आप बोलोगे कि मेरा जो अंतर आया वो 38 आया, या मतलब बोल सकते हो मेरा जो रेंज आया वो 38 आया। तो कभी कभी पूछ सकता है कि इसका परिसर निकालिए, तब ऐसे करेंगे, और नहीं तो अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण पूछेगा तो उसका अंतर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप खुद पॉज करके वीडियो को पॉज करिए, खुद बनाइए, नहीं समझ में आया तो फिर बताइए। बोला है कि 7 + 2 √10 का वर्गमूल क्या होगा। तो कैसे करेंगे, आपको याद है? अच्छा दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यदि आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, a + b² याद है? बताइए। a² + b² + 2ab, याद है ना? ये ऐसे लिखते हैं ना? तो अब हम लोग करते हैं, चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए कि 7 + 2 √10 को हम लोग 7 को 5 + 2 लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत? और 2 √10 सेम, कोई दिक्कत आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और बताइए, जैसे मैं मान लूँ, आपको पता भी होगा एक फार्मूला परसेंटेज, ये a का करूँगा तो क्या मिलता है मुझे बताइए? क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा ना, क्योंकि जब मैं इसको 1/2 लिखूंगा, ऊपर 2 है तो 2 से 2 कट गया, तो क्या मिला? ए मिला। मिला कि नहीं मिला? समझ में आया ये वाला? तो सेम हम भी इसको कन्वर्ट करेंगे, किसको कन्वर्ट करेंगे? इस डिजिट को। जैसे मैं इसको लिखूंगा √5, इनको साइड करो, √5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? ऐसे ही हम √2 लिख के इसका स्क्वायर, यही मिलेगा सेम। और 2 √5 × √2 लिख सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आप पढ़े होगे, यदि मैं √a का मल्टीप्लाई √b से करूं तो मेरा √ab हो जाता है। सेम √5 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो √10 मिलेगा। अरे एक मिनट, ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ इसको। ये आपका वर्गमूल का कॉन्सेप्ट है, याद रखे रहिएगा। ठीक है। अब ये बताइए किसका फार्मूला बना? आपको लग रहा है कि ये फार्मूला बन गया है a + b² का, तो आप इसको लिख सकते हो √5 + √2 का होल स्क्वायर का फार्मूला बना है कि नहीं? तो ये किसका वर्गमूल है? देखिए √2 + √5 दिया हुआ है, इसका वर्गमूल है। इसका वर्गमूल करोगे तभी 7 √10 मिलेगा। ये आप क्या किए हैं? उल्टा पीछे से गए हैं, समझ में आया? पीछे से गए हैं, तो इसका वर्गमूल हुआ तो ये हुआ। दोबारा बता दूं? चलिए दोबारा बताते रहो। चलिए मैं पहले आपको दो चीज़ बताता हूँ। पहला चीज़, जैसे √a का, ध्यान सुनिएगा, √b में मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? √ab मिलेगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल देते बताता हूँ, √5 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। √6 का मल्टीप्लाई √7 में करेंगे तो क्या मिलेगा? √42 मिलेगा। ठीक है। एक और फार्मूला,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के करने से पहले, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये होना चाहिए याद, तब हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए इस सारे चीज़ को मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास है 7 + 2√10। अब इसको मैं 7 को 5 + 2 लिख सकता हूँ, +2√10 लिख सकता हूँ। इसने पूछा है किसका वर्गमूल है, मतलब हम इसमें से कौन सा ऑप्शन है कि जिसको हम वर्गमूल करें, मतलब a + b का होल स्क्वायर करूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए। तो हम लोग क्यों नहीं उल्टा चलें। अब ये इतना लिख दिए। अब इस 5 + 2 + 2 √10 को √5 × √2 लिख सकते हो भाई, लिख सकते हैं। फिर √5 को, इसको 5 को आप √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस सेम उतार दीजिए 2 √5 मल्टीप्लाई बाई √2 लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। तो ये क्या मिलेगा आपको, देख रहे हो कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर का ये डेरिवेशन है, क्या है, डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, √2 प्लस √5। यदि अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को बैक करके आप जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। पाई क्या है दोस्तों, पाई क्या है बताइए। पाई एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि अभाज्य संख्या है कि पूर्णांक है, बताइए क्या है पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा अपरिमेय संख्या कैसे पता करेंगे, अपरिमेय संख्या कैसे पता करेंगे, चलिए बताता हूँ आपको। पहली चीज़ तो आप मुझे ये बताइए कि पाई का वैल्यू क्या होता है, बताइए। पाई का वैल्यू आप तो कई लोग जानते होंगे सर, 3.14 होता है, वो हमको आगे तक भी याद है, 1.59 समथिंग होता है, ठीक है। तो इतना तो आपको याद नहीं करना है, अप्रॉक्स आप याद कर लो 3.14 होता है, सबको पता है। और पाई का कई लोग बोलेंगे कि सर 22/7 भी होता है सर, ठीक है, होता है ना। तो पहले मैं बात करता हूँ परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है कि जिस संख्या को हम p/q के फॉर्म में तो लिखें बट वहाँ पे q की वैल्यू 0 हो जाए, q का कोई वास्तविक न है। जैसे मैं बताता हूँ, ये 6 है, ये नीचे 2 है, लिख तो पा रहे हो बट अभी काटोगे तो क्या हो जाएगा, 3 कट जा रहा है। अब इस 3 को आप p/q के फॉर्मेट में लिख पाओगे, नहीं, इसमें q का वैल्यू 0 हो जा रहा है, q का कोई अस्तित्व तो नहीं रह रहा है। यदि मैं वही बोलूँ मैं आपको कि 0.5 को क्या आप लिख सकते हो, 0.5 को क्या लिखोगे, 1.2 ही लिख पाओगे ना, फैक्टर में तो लिख पा रहे हो। इसको फैक्टर में नहीं लिख पाओगे, 3 आया तो 3 को फैक्टर में लिख पाओगे, नहीं। तो वही चीज़ मैं आपको, स्पेस नहीं है, जो संख्या, जिस संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख लें और q की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर ना हो, तो वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। जैसे आपको बताऊँ 22/7, √3, √5, √6, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। और जिस चीज़ को हम p/q के फॉर्म में तो लिखे बट q की वैल्यू 0 आ जाए तो समझ लीजिए वो संख्या क्या है, वो है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, समझ में आया, वो परिमेय संख्या है। तो आज से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परिमेय क्या है परिमेय क्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। p/q के फॉर्म में लिख ले और q की वैल्यू 0 ना हो तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, और q की वैल्यू 0 हो जाए तो परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर पता चल गया ना, इसका आंसर अपरिमेय। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है तो दोनों कोण होंगे। एक बात आपको बता दूं, कोटि पूरक कोण क्या होता है बताइए। कोटि पूरक कोण वो होता है कि जिन कोणों का योग क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, 90 डिग्री, दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो अभी इसमें से कौन सा ऐसा, और इसमें क्या बोला है कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 होना चाहिए, ठीक है सर। तो कौन सा ऐसा दो कोण है जिसका डिफरेंस 40 तुमको मिले और जोड़ने पे 90 आ जाए, इसका मिल रहा है, इसका तो 40 मिल रहा है बट जोड़ने पे कितना मिल रहा है, 180। आपको 180 नहीं होना, ये आंसर गलत है, ये ऑप्शन गलत, 90 चाहिए। 7 में से 30 गया, 40, 90 मिल रहा है, नहीं भाई 100 मिल रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 100 होगा, तो ये भी आंसर गलत आपका, ये भी गलत। अब इसको देखते हैं, 5 में से 0 गया, 6 में से 2 गया 4, दोनों को जोड़ेंगे
तो मिला 90। आपका ऑप्शन क्या होगा? ये 25 डिग्री और 65 डिग्री दोस्तों। तो कोटि पूरक कोण क्या होता है? जिसका मान 90 डिग्री होता है। और इसमें अंतर पूछा है कि भाई कौन सा से दो कोण हैं जिनका मान अंतर होना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो आपका 65 डिग्री में से 25 डिग्री घटाओगे तो कितना मिलेगा? 40 डिग्री। वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें इन्होंने बोला है कि यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, तो बताइए a+b+c/c का मान क्या होगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों। इतना हेल्प मेहनत किया जाता है, बस ये थोड़ी सी हेल्प आप लोग का हमको भी मोटिवेट करेगा, हमको भी एनर्जी देता है कि हाँ यार सब कोई रिस्पॉन्स आ रही है तो और वीडियो बनाओ, बच्चों तक और नॉलेज पहुँचाओ, जितना हो सके उतना पहुँचाओ। ये सब फ्री में है दोस्तों, बस आप लोग लाइक करते जाइए, मेरे भी मनोबल को बढ़ाते जाइए। आपको तो मैं इतना कंटेंट दे दूंगा कि आप यही पढ़ के चले जाओगे ना, काफ़ी है दोस्तों। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। यदि आप मेरा पहला वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि के मान के कैसे खेलते हैं। चलिए दिखाते हैं। अभी आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ इन्होंने दिया है a=3, b=4, c=7 इक्वल टू के मान लीजिए। अब इससे हम एक एक का वैल्यू निकालेंगे। देखिए निकालते कैसे हैं। ठीक है, a/3 इक्वल टू के माने तो इसको क्या लिख लेंगे? a=3 के लिख लेंगे कि नहीं, कोई दिक्कत? सेम ऐसे ही b=4 के लिख लेंगे, कोई दिक्कत? और ऐसे ही c की वैल्यू क्या लिख लेंगे? 7 के, कोई दिक्कत? हमको जो उसके नीचे की वैल्यू है इसको डायरेक्ट भी लिख लेंगे, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको डायरेक्ट भी लिख लेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक लिख लिए, लिख लिए ना, यहाँ तक सबकी वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे इन्होंने दिया है a+b+c/c, तो आप कुछ मत करो, आप अपने वैल्यू में पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है? 3 के, b की वैल्यू कितनी है? 4 के, और c की वैल्यू कितनी है? 7 के/7 के। दोनों को ऐड करके कितना है बताइए? 4 3 7 7 7 14, 14 के/7 के, के से के कटा, 7 दूनी 14, तो आपको क्या मिला दोस्तों? 2। तो आपका आंसर क्या होगा? 2। ठीक है, फिर बता दूं? चलो फिर बता देता हूँ। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि सबको आपको के बराबर मान लेना है। जैसे b/4 है, c/7 है, कुछ नहीं करना है, इनको के मान लो। आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो 3 के, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो 4 के, और c की वैल्यू निकाल लो 7 के। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ इन्होंने इक्वेशन दिया हुआ है a+b/c/c, तो कुछ मत करिए, a की वैल्यू 3 के रखिए, b की इक्वल टू 4 के लिखिए, और c की 7 के लिखिए, डिवाइड बाई c की वैल्यू 7 के। ओवरऑल करेंगे ऐड तो कितना आएगा? 14 के। 14 के/7 के कितना आ गया? 2 के। 2 आ गया, के से के कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, आपका आंसर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए आप लगा पा रहे हैं? वीडियो को पॉज करके देखिए, आप लगा पा रहे हैं इसको? क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल, ध्यान से सुनिएगा, पहले बोला है इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। महत्तम और समवर्तक जानते हैं? महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, मसो लसो जानते ही होंगे, पढ़े होंगे, लसो मसो निकालना। फिर बोल रहा है कि इन संख्याओं का योगफल 60 है, तो इनमें से एक संख्या क्या होगी? तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको मान लेना है कि मेरे पास दो संख्या है दोस्तों। हम थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, तो आप, मैं इरेज कर दूंगा तो आप लिखते जाइएगा क्योंकि स्पेस बहुत कम है। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए कि माना दो संख्या है मेरे पास, एक ए है एक बी है। ठीक, अब बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 12 तथा 72।
तो एक चीज आपने पढ़ा होगा, जब हम संख्याओं का गुणनफल करते हैं, ये योगफल है मतलब ऐड करके इतना आ रहा है, और जब हम गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करके दिखाता हूँ। संख्याओं का, यदि आप मैथ पढ़े होंगे तो ये फॉर्मूला है, जब संख्याओं का, एक मिनट, संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, पढ़े हैं गुणनफल? गुणनफल पढ़े होंगे, लॉस एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, ये पढ़े हैं ना ये फॉर्मूला, संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब इसी में हमको क्या करना है कि संख्याओं का गुणनफल के लिए जो हमको एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। अब मैंने माना दो संख्या, कि भाई दो संख्या है हमारा, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, a इंटू बी। तो a इंटू बी में हम क्या करते हैं, लौसा गुणे मौसा, तो 12 गुणे 72 कर दिए। ये बना आपका पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन उन्होंने खुद दिया है कि a प्लस बी इक्वल टू क्या, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिधर भी इधर से उधर हुए तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। संख्याओं का गुण योगफल कितना दिया है, 60 दिया है, तो ये मैंने माना दूसरा इक्वेशन। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे दोस्तों, अभी मैंने पहले भी पढ़ाया है, इससे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का, याद है? अब इसमें मैंने पढ़ाऊंगा a माइनस बी होल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए a माइनस बी का यदि मैं होल स्क्वायर करूँ तो एक और फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4ab। ये आपने पढ़ा होगा, याद करिए, पढ़े होंगे। यदि ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप एक काम करिए, घटा लीजिए। समझ रहे हैं? नहीं हो पा रहा है तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए और उनके वैल्यू को लिख दीजिए, आ जाएगा। मुझे यहाँ से a माइनस बी निकालेंगे तभी तो आपको a और b का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, a प्लस बी का 60 दिया हुआ है और a माइनस बी पता करेंगे। तो चलिए पता करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 60 का होल स्क्वायर क्या करेंगे तो 3600 हो जाएगा। और 4 इंटू बी इंटू 72, 12 गुणे 72 गुणे 4, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 4 गुणे 12 गुणे 72 करेंगे तो आपका आएगा 12 12 चौके 48, 48 गुणे 72, 34 34 34 36 56, 34 56, ये आएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 6 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 144। क्या है, 144। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी मिली आपको, 144 मिली। ये नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं काटूंगा। तो दो इक्वेशन मिल गई, ये आपका तीसरा इक्वेशन है। कैसे निकाले, मुझे एक फार्मूला पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यदि मैं इसको भी डेरिवेट करके भी दिखा दूंगा कैसे होता है। ठीक है, अगले वीडियो में फार्मूला का एक लिस्ट लेके आ जाऊंगा, सारा फार्मूला लिख दूंगा। ठीक है, सारा फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, तब आपको आसान हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो 3600 माइनस 34 56 में से घटाया तो क्या आया, 144। तो आपको दूसरा क्वेश्चन क्या मिला, a माइनस बी इक्वल टू 144। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब आपको दो इक्वेशन मिल चुका है, कौन कौन सा बताइए, कौन कौन सा दो इक्वेशन मिला हुआ है। एक मिल गया a माइनस बी का इक्वल टू 144, एक मिल रहा है a प्लस बी इक्वल टू 60। अब इसके नीचे आप लिख दीजिए a प्लस बी इक्वल टू 60, तो b से तो b कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ऐड कर दीजिए। 2a इक्वल टू कितना हो गया, 4 6 4 10, 204। ठीक है, आया? कुछ गलती कर रहे हैं क्या, a माइनस बी, अरे यार अब गड़बड़ कर दिए हम लोग, ध्यान भी आप नहीं दिए यहाँ पे, मुझे भी याद दिलाने। देखिए ये जो मिला था वैल्यू, ये 144 मिला था, तो इसका जो अंडर रूट होगा दोस्तों, इसका अंडर रूट तो हमको 12 मिलेगा ना। भाई 144 का अंडर रूट क्या होता है, 12। और हमको क्या मिला था, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मिला था 144। तो जब ये इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट बनेगा तो 12 आएगा, आएगा ना।
आप लोग भी याद नहीं लाए, तो हम लोग को क्या मिला, a माइनस बी इक्वल टू 12 मिला। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 60, तो b से b कट गया, तो 2 इक्वल टू कितना मिला, 72। 72 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 36। तो a की वैल्यू कितनी मिली, 36। अब a की वैल्यू आप किस में रख दो, b में, सेकेंड वाले में। a इक्वल टू 60 माइनस 36, घटाओगे तो कितना आएगा, 24। तो b की वैल्यू कितनी मिली, ये भी है, b की वैल्यू कितनी मिली, 24। और इसमें से क्या पूछा है, इनमें से एक संख्या क्या होगी। तो देखिए 36 और 24 में से कोई एक ऑप्शन है, तो हाँ है, 24 दिया हुआ है, तो 24 आपका सही आंसर है। यदि वीडियो समझ में नहीं आया होगा दोस्तों तो पीछे करके फिर देखिएगा, फिर समझ में आएगा, और खुद सॉल्व करेंगे तो और मज़ा आएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत धमाकेदार है। देखिए आप देखते हैं इस बंदे को कौन कौन बंदा कर पाता है इसको। देखिए 378, 236, 449, 312 के गुणनफल में इकाइयों का अंक क्या होगा। 378 मल्टीप्लाई बाई 236 मल्टीप्लाई बाई 459 मल्टीप्लाई बाई 312 का गुणनफल में इकाइयों का अंक क्या होगा। इकाइयों का अंक मतलब दोस्त पूछना चाह रहा है जो लास्ट डिजिट है ना, सारे लास्ट डिजिट को उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कैसे, इन्होंने दिया है 378 मल्टीप्लाई बाई 236 मल्टीप्लाई बाई 459 मल्टीप्लाई बाई 312। इन्होंने क्या बोला, इकाई का अंक हो। इकाई अंक क्या होता है, ये 2, 9, 6, 8, यही ना इकाई अंक होता है, 9, 2, 6, 8। तो इकाई अंक का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इकाई अंक क्या है, 8 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 48 गुणे 18। तो अब 18 आ गया 48, लेकिन आपको फिर इकाई लेना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, फिर इकाई लेना है। तो 8 8 जैसे ही डबल डिजिट आया उसका इकाई ले लीजिए। तो 8 गुणे 8 फिर आएगा कितना, 64। लेकिन 64 में आपको क्या करना है, इकाई लेना है। तो आपका आंसर कितना होगा, 4। समझे कितना मजा आया। सबसे पहले सबका इकाई इकाई ले लीजिए, ठीक है, वंस डिजिट लीजिए। वंस डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आया, 48 एंड 18। तो 48 में भी आप वंस डिजिट लीजिए, ठीक है, टेंस, ठीक है, वंस डिजिट लीजिए, इकाई अंक ले लिए। 8 8 8 8 को मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 64। 64 का इकाई डिजिट कितना है, 4। ठीक है, वंस वंस डिजिट ले लीजिए लास्ट का, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यदि डबल आ जा रहा है तो उसका फिर इकाई डिजिट ले लीजिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि आप मेरे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को दोस्तों। चलिए, ये क्वेश्चन तो पहले भी पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया है शायद। अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है, चलिए बताइए। अभी मैंने बताया था परिसर। परिसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज। और रेंज में क्या होता है, जैसे कोई डिजिट है, मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जैसे 5, 10, 20, 25, 30, 40, 60। तो 60 में से 5 को घटा दीजिए तो आपको मिल गया 55। तो 55 आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है, यही पूछा है इसमें। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि ए बी, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, दो पैरेलल हैं, लाइन है, उसको दो लाइन क्रॉस कर रही हैं, जिसमें दिया हुआ है ए बी पैरेलल इक्वल टू सी डी। तो बताइए जो y का मान है उसमें से x के मान को यदि हम घटा दें तो बताइए क्या मिलेगा। तो दोस्तों सॉल्व करिए इसको। पूरक कोण जानते हैं दोस्तों पूरक कोण क्या होता है, पूरक, जब दो पैरेलल लाइन को जब तीसरी रेखा काटती है तो उसके साम सेम जो लाइन कटता है ये भी x डिग्री होगा दोस्तों। यदि ये y डिग्री है तो ये भी y डिग्री होगा। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, पूरक कोण बोलते हैं। जब दो पैरेलल लाइन को, मतलब दो समांतर रेखाओं को जब तीसरी रेखा काटती है तो उस रेखा पे जो कोण बनता है दोनों कोण समान होता है। इसलिए यदि यहाँ पे y डिग्री है तो यहाँ भी y डिग्री होगा, और ये x है डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। तो एक चीज़ पढ़े होंगे, ये जो लाइन होता है इसमें से बीच वाली लाइन कट रही है, ये टोटल कोण कितना होता है, ये टोटल कोण 180 का बनता है ना, 180 का। चलिए अब देखिए यहाँ पे 110 है,
110 में से यदि मैं 180 में से 110 घटा दूँ तो कितना आएगा दोस्तों? 70 आएगा। तो 70 क्या है? ये वाला कोण। ये कोण क्या है? वाई। तो वाई का कोण कितना बन गया? 70 डिग्री। ऐसे ही एक्स का कोण निकालिए, 120, और टोटल बनेगा कितना? 180 का। तो 180 में से 120 घटा दीजिए तो कितना आएगा बताइए? 60। तो 60 डिग्री क्या हुआ? एक्स डिग्री का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। अब पूछा आपको डिफरेंस पूछा है, तो 70 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों बताइए? 10 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री आपका आंसर होगा। दिया है, हाँ, ये 10 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? तो भाई इसके बारे में तो सब कुछ जाना होगा, मूवी भी बन चुकी है इनके ऊपर। तो बताइए, गणितज्ञ थे बहुत बड़े। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुजम, हरिश्चंद्र। तो सही आंसर है क्या? श्रीनिवास रामानुजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन करने में। यही लास्ट है, वीडियो लंबा हो गया बट ठीक है, इतना को आधा घंटा तो आप बैठ ही सकते हो, आधा 45 मिनट। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए मैं बताता हूँ, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य मतलब जिस पे आप बेचते हैं, क्रय मूल्य मतलब जिस पे आप खरीदते हैं। तो ये बोला है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो आप बताओ क्या करेंगे? मान लीजिए कि मेरा जो विक्रय मूल्य है, मैंने कोई सामान बेचा है कितने पे? 100 रुपये में। ठीक है, तो 100 रुपये में मान लीजिए आपने कोई सामान बेचा भाई, आपका विक्रय मूल्य मतलब जिस पे आप बेचे, बोले तो विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सेलिंग प्राइस। तो इन्होंने बोला है कि जो विक्रय मूल्य है ना, आपके पास जो विक्रय मूल्य है उसका 3/2 कर दीजिए तो मुझे क्या मिल जाएगा? मेरा क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो ये कितना हुआ? 50। 50 × 3 कितना हुआ? 150। तो 150 आप जैसे ही किए तो आपको क्या मिल गया? CP 150 मिला। यही ना बोलना है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। भाई मैंने मान लिया कि मेरे पास सेलिंग प्राइस 100 था, मैंने 100 रुपये में कोई सामान बेच दिया, उसका 3/2 मेरा क्रय मूल्य है, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस। मैंने 100 का 3/2 किया तो मुझे क्या मिला? 150 मिला। अब बताइए मुझे क्या घाटा हुआ कि फायदा हुआ? बताइए, आप सोचिए। अरे सर घाटा ही हुआ, 150 का सामान लेके आए, 100 में बेच दिए, तो 50 रुपये का मुझे क्या हो गया? घाटा हो गया। और किस पे घाटा हुआ? भाई मेरा कॉस्ट प्राइस पे ही ना घाटा होगा, गुणे 100, जबकि इन्होंने परसेंटेज पूछा है दोस्तों। तो पहले चीज़ तो आपको पता चल गया लॉस है। अब लॉस कितना परसेंट है? तो 50/150 काट के देखिए, 1/3, 100/3, तो बोल सकते हैं इसको 33 1/3%। काट के देख लीजिएगा, नहीं होता 33/3 ही आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो आपको कितने परसेंट की हानि हुई? 33 1/3% की हानि हुई। फिर बता दें इसको, फिर बता दें, चलिए बता दे रहे हैं दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा। देखिए इन्होंने बोला है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि बताइए क्या होगा? सर मैंने माना कि मेरी जो सेलिंग प्राइस थी वो 100 थी, 100 का मैंने 3/2 किया सर, तो मुझे कितना मिला? 150। सर मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 150। अरे सर मुझे तो लॉस ही होगा क्योंकि मैंने तो 100 में बेच दिया, मुझे पता नहीं था, तो सर मुझे लॉस हुआ। ठीक है भाई, लॉस मान लिए 50 का हुआ। कितने पे लॉस हुआ? तो जो भाई आपका ओरिजिनल प्राइस था 150 पे ही ना देखेंगे कि मुझे कितने का घाटा हुआ, क्योंकि 150 में लाए थे आप कॉस्ट प्राइस पे। 100 कर दीजिए। सर जब इसको सॉल्व करूंगा तो 1/3 मतलब 33 1/3% आएगा सर। तो सर मुझे 33 1/3 का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों चलिए इसी के साथ मैं वीडियो फिनिश करता हूँ। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों।